अस्सलाम, दिस इज़ ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बदलती हुई और कशीदा सूरत हाल के एतबार से। एज़ वी ऑल नो कि एक स्कूप ऑफ अटैक्स हम देख रहे हैं और मज़ीद भी इस लड़ाई में जो कि इस वक्त जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान, इसमें शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। इसराइल अब चूँकि ऊँचे हथकंडे अपना रहा है और जो कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के तो नहीं होते, हाँ अलबत्ता जो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं वो विजुअल्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उसने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं कि कार बम धमाके किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि लेबनान में भी पेजर धमाके किए गए थे, जो कि दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आ रहे होते हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप अपने दुश्मन को जी चुन चुन के मारो, क्योंकि जब जंग हो जाती है तो उसमें ये डिसाइड नहीं हो रहा होता कि कौन सा मिज़िल कौन सा ड्रोन आके कहाँ गिरेगा। जंग इटसेल्फ पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान की टॉप ब्रेस है उसको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। जो एटमी साइंसदान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल और साथ में अब जो भारत है, जिस तरह के क्लेम्स वहाँ से आ रहे हैं, जो डिस इन्फॉर्मेशन डिसेप्शन फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, इस जंग में अब पाकिस्तान को भी धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं इस एतबार से, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे आपने देखा होगा कि कुछ फेक न्यूज़ आज चलाई जा रही हैं कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है या जो पाकिस्तान है वो इसराइल को अपने जो मिज़ल्स है वो फराहम कर रहा है, और ईरान को अपने मिज़ल्स फराहम कर रहा है और उनकी भरपूर मदद की जा रही है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये फैसला किया है कि वो ईरान का साथ देंगे, लेकिन अस्करी तौर पर पाकिस्तान ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। और इसकी क्लैरिफिकेशन भी आज हमने देखी है कि सेनेट के इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से दे दी गई है, और उन्होंने बड़ा मुतनब्बे कर दिया है इसराइल को कि पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख उठाने का सोचना भी नहीं, और कोई मैली आंख से देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है उसकी तैयारी तो आप देख सकते हैं कि हमने भारत को किस अंदाज में और किस तरह जवाब दिया है कि आज जो पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की सलाहियतें हैं दुनिया उसकी मुतरफ़ है। साथ में जो मुसल्लह फ़ौज है मुकम्मल तौर पर अलर्ट भी है, और इसहाक डार साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो मिज़ल्स हैं वो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाए हुए हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कौम ने अपना पेट काट कर ये न्यूक्लियर मिज़ाइल प्रोग्राम हासिल किया है, और जंग बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं होती है, इसलिए फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मंसूब एक फेक क्लिप चलाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी क्लैरिफिकेशन की गई है। बताया गया है कि गुमराहकुन डिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के एतबार से फैलाई जा रही है। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना जुर्म है, और इस जुर्म का इर्तिकाब बार बार इसराइल की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो उनको टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि जो AEA एजेंसी है उनकी जानिब से भी बताया गया है कि कोई रेडिएशंस वगैरह वाज़े तौर पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो मामला आ गया है ना, अब ईरान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद NPT का हिस्सा नहीं रहेंगे। वाज़े रहे कि ईरान ने NPT पर 1968 में साइन किया था, लेकिन उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका है, ख़ासकर जो वेस्ट है, वो ईरान पर ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के लिए काम कर रहा है और यूरेनियम को उनकी जानिब से इनरिच भी किया जा रहा है। हालांकि ईरान बड़ा क्लियर कर चुका है ये बात कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो बिल्कुल पुरअमन है, और उसको तहकीक के लिए बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और NPT की पासदारी वो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2015 में ईरान P5+1, और इसमें ज़ाहिर है अमेरिका भी शामिल था, ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं वो साइन किया गया था। लेकिन अगेन जी 2018 में हमने देखा कि किस तरह से
ट्रंप ने यूनिलैटरली इस मुआहदे को डिसमेंटल कर दिया और वो इस मुआहदे से बाहर निकल गए। अभी गालिबन लास्ट संडे जो गुजरा है इसको छठा दौर होना था और किस तरह से इस सारे मामले को इजराइल ने सबोताश कर दिया है। अब उसकी पूरी कोशिश है कि वो किस तरह से इस जंग में अमेरिका को भी लेकर आ जाए, क्योंकि अमेरिका की मिन्नते तरले किए जा रहे हैं। और ख़ुद मैं देख रही थी फॉक्स न्यूज़ पर कुछ अमेरिकन एनालिस्ट को जो ये बातें कर रहे थे कि भाई आपको अगर जंगें शुरू करने का इतना शौक़ है तो जाके आप फिर ख़ुद लड़ें, हमें क्यों धकेल रहे हैं, फिर हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में भी अब ये राय पैदा हो गई है और जो उनकी कैबिनेट है उसमें भी एक डिवीज़न पाई जा रही है, बिकॉज नेतन्याहू जो हैं वो जंगी साजो सामान के हवाले से भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से भी, फिर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से भी बार बार मदद मांग रहे हैं। अच्छा, ट्रंप का आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान आया था, उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि जंगें फैलें, लेकिन अगर अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन एसेट्स को जो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं उनकी कई बेसिस, उनको टारगेट किया गया तो फिर जाहिर है हम भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। फिर वो बार बार ईरान को तरह से थ्रेटन भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने डील नहीं की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ जी मुज़ाकरात की दावतें दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल को लगाम डालने वाला कोई नहीं है और उनकी जानिब से मुस्तकिल बमबारी भी की जा रही है, उनके फाइटर जेट्स भी बमबारी कर रहे हैं। गो के ईरान की जानिब से ये क्लेम देखने में आया था कि उन्होंने कुछ जो फाइटर जेट्स हैं F-35 जो कि ज़ाहिर है अमेरिकन जहाज़ हैं, जदीद तरीन ये तैयारे हैं, इनको गिराया है, लेकिन इसकी अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ पाई है। तो जनाब ये सारे मामलात हैं और इस वक्त भी आपको पता है कि कल जो ईरान ने रिटेलिएशन अटैक्स किए अपने दिफा के लिए, उनकी तादाद कोई 100 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बताए जा रहे हैं, जिन्होंने तल अवीव और हाइफा पर भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। जो उनकी वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है जो सहूनी अवाम है वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। और मेरे ख़्याल से अगर ये मामला ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो फिर शायद नेतन्याहू की हुकूमत ही मुश्किल में आ जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो कि जंगी जुनून किस पे सवार है और किसने ये अटैक्स शुरू किए हैं। तो बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाए और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, अपने ड्रोन्स वहाँ भेजे हैं, जो तबाही के मनाजिर हमने देखे हैं फ्रॉम इजराइल, इसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल पे जाके वहाँ पर तबाही हो सकती है और इतना खौफ व हिरास देखने में आएगा, क्योंकि लोग अभी भी वहाँ पर शेल्टर्स में और बंकर्स में घुसे हुए हैं और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोचिए आप, ये जब गज़ा में बमबारी करते थे तो ये खुशियाँ मना रहे होते थे, लेकिन जब आज इन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है तो ये दुबक के, सहम के शेल्टर्स में, बंकर्स में घुस गए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम ये बात तो बड़ी तय है कि हम जब जंगें लड़ते हैं तो जज्बा ईमानी के साथ लड़ते हैं, वो हथियारों से बिल्कुल हम नहीं लड़ रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी होती हैं। तो ये आई थिंक दूसरी मिसाल है, क्योंकि पहले हमने देखा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुख्तसर 4 दिन मुश्तमिल जंग हुई तो किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को, कहते हैं ना, वो नाको चने चबा दिए। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल को इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हालांकि उसके आगे एक ऐसा मुल्क है जिसके पास जो कि एटॉमिक पावर नहीं है, जिसके पास ये फाइटर जेट्स की सहूलत नहीं है, लेकिन अपने से बैलिस्टिक मिसाइल से ही, हाइपरसोनिक मिसाइल से ही, अपने ड्रोन से ही उसने सहूनी रियासत का जीना इस वक्त हराम कर रखा है कि वहाँ के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं, बल्कि मैं देख रही थी कि यमन में तो बाकायदा एक शादी की तकरीब चल रही थी और जब लोगों ने देखा कि आसमान से रॉकेट इजराइल की तरफ जा रहे हैं तो वो खुशी में मज़ीद भी झूमने लगे हैं। फिर हमने गज़ा के विजुअल्स देखे, वहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि कोई तो है जो इस तहरीरी रियासत को जवाब दे रहा है। और वही सारे मामलात देखने में आ रहे हैं जो कि गज़ा में देखने में आते थे। लेकिन ये आप सोचें कि इतना कमज़र्फ़ है ना आपका दुश्मन कि ये गज़ा के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं और ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो इन्होंने जो गज़ा में अटैक्स हैं
उन पर अब उनको तेज़ कर दिया है, उनमें तेज़ देखने में आ रही है। वहाँ पे शहादतों का सिलसिला अभी भी जारी है। फिर पाकिस्तान ने कुछ मज़ीद भी इक़दाम किए हैं। ईरान और इराक़ में जो फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन थे और तलबा थे, उनको बाहिफाजत वतन वापसी के इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज 160 पाकिस्तानी हैं जो कि तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजिर भी शामिल हैं। इसके अलावा 152 तलबा को भी आज पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। तो जनाब ये सारे मामलात हैं, और अभी भी ईरान की जानिब से कहा गया है कि कोई किसी किस्म की कोई नेगोशिएशंस और कोई डील्स फ़िलहाल नहीं होंगी, बिकॉज ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान उनको पहुंचा है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, टॉप ब्रेस्ट थी, उनको टारगेट किया गया है। और इस बिहाफ पर हम ये देख रहे हैं कि एक स्कूप ऑफ अटैक्स ईरान की जानिब से भी, जो कि ज़ाहिर है रिटेलिएशन अटैक्स हैं, वो भी किए जा रहे हैं। फिर ख़बरें ये भी आ रही थी कि जो तल अवीव में बुलंदबाला इमारतें हैं, उन्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जो हाइफा का पावर प्लांट है, उसको भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इजराइल ने भी जो ईरान की तेल और गैस के ज़खायर हैं, उन्हें निशाना बनाया। फिर हमने ये देखा कि इजराइल भी आबी जारियत पर उतर आया है, और ईरान के अंदर जो पानी की पाइपलाइंस हैं उनको डैमेज किया जा रहा है। ये वही हरबा है जो हमने देखा कि अभी मोदी की जानिब से अपनाया गया, और किस तरह से उन्होंने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की बात की और पाकिस्तान को ये थ्रेटन किया कि जी अब आपका पानी बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक वो सिर्फ ये दावा ही कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनका हाल क्या हुआ है महज 4 दिन के अंदर, और अगर ऐसी वो कोई हरकत करते हैं तो फिर उन्हें पता है कि उन्हें किस अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा जनाब तब्रेज़ और तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। अब तक 240 शहरी शहीद हो गए हैं। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इसमें शामिल है। और ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा हैं इस्माइल बकाई, उनका ये कहना है कि ये हमले अस्करी तनसीबात पर नहीं है। इसराइल का टारगेट ख़वातीन और बच्चे हैं। इजराइल ने ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। डेफिनेटली हम सब के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हैं। अब आप ये देखें कि जो रिलीजियस साइट्स हैं इस पे भी टारगेट किया जा रहा है, और अब ये देखना, इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन जो वेस्ट का इस सारे मामले में किरदार है वो बड़ा दोगला रहता है, और ज़ाहिर है सब देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ भी, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ भी। लेकिन आप मुझे बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ने और सिक्योरिटी काउंसिल्स ने आज तक कौन से जो मसाइल हैं उनको हल करवाया है, इनकी कौन सी जो करारदातें हैं उस पर कोई एक्शन हुआ है? हमेशा इन करारदातों के ऐसे रोंदा गया है। ना इजराइल इनकी कोई सुनता है, ना इंडिया इनकी कोई सुनता है। आपको याद होगा ना कि आईसीसी ने खुद नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। साउथ अफ्रीका वॉज द कंट्री जिसने इनिशिएटिव लिया था और इनके खिलाफ आईसीसी में आवाज़ उठाई थी, जो क्रिमिनल कोर्ट है। लेकिन आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि एक तरह से शेल्टर उन्हें दिया जा रहा होता है। जनाब ये सारे मामलात हैं, और G7 का भी इजलास हुआ। ईरान और इजराइल की जंग का ये जो टॉपिक है, या जो टॉप एजेंडा भी रहा इस इजलास का, दुनिया की बड़ी जो माशी ताकतें हैं जो इनके फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटानिया, कनाडा ने ट्रंप के जल्द अमन हो जाएगा के दावे पर भी सवाल उठा दिया है, और कहा है कि ट्रंप इसराइल पर जंग रोकने के लिए दबाव डालेंगे या फिर खामोशी से जंग को अपने अंजाम तक पहुंचने देंगे। अमरीकी सदर की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली सामने नहीं आई है। रिपब्लिकन पार्टी का मकबूल जुमला इसराइल को अपनी जंग लड़ने दें, किसी का साथ ना दें, मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो इट्सेल्फ ट्रंप के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस मामले को कहाँ तक रोक लेते हैं, क्योंकि डील की बातें वो कर रहे हैं, अमन की बातें वो कर रहे हैं। जब सदारती इलेक्शन वो लड़ रहे थे अपनी कैंपेन्स में, उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में जो जंगें हैं वो ख़त्म कराएंगे। यूक्रेन रशिया की जंग की उन्होंने बात की थी, लेकिन देख लें आप, ना यूक्रेन मानने को तैयार है, ना रशिया मानने को तैयार है। मामला जूं का तू है। बल्कि जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने तो शिकवा कर डाला है कि जो हमारे हिस्से के मिज़ल्स थे वो आपने जनाब इसराइल को दे दिए हैं, तो हमें आप कैसे बचाएंगे। तो मामला जनाब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन
یہ جنگ فی الحال تو ہمیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر یہ مزید بھی انٹینسیفائی ہوتی ہے تو شاید اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں. خدا نہ کرے کہ یہ نوبت آئے، کیونکہ جو جنگیں ہیں ظاہر ہے مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی جنگوں کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھی پھر ٹیبل ٹاک پر ہی آنا پڑتا ہے. تو ہوپ فلی سینٹی پریویل کرے اور یہ معاملات یہاں پر تھم جائیں، کیونکہ نتائج اس کے بہت اچھے نہیں ہیں. پاکستان پہ بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ جب بھی مڈل ایسٹ میں کوئی کرائسس آتے ہیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو ₹4 تک کا اضافہ پہلے ہی ہو چکا ہے. اور اگر اسٹیٹ آف ہارمز کو لاک کر دیا جاتا ہے، ریڈ سی پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں کبھی امکان ہے کہ پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو اس جناب ٹاپک پر آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتی رہوں گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.